क्या कर रही हो तुम? ऐसा मत करो। मूवी की शुरुआत सन 2027 में होती है, जहां पर अन्य देशों के बीच युद्ध और न्यूक्लियस वेपन के हमले के कारण किसी भी देश में महिलाओं को बच्चे नहीं हो रहे थे और जो महिलाएं प्रेग्नेंट थी उन सभी का मिसकैरेज हो जाता है। इसलिए इंसानों की आबादी खत्म होने पर थी। न्यूक्लियस वेपन के हमले के कारण कई तरह की बीमारियां भी फैल जाती है। जो छोटे बच्चे थे उनकी इम्यूनिटी कम थी, इसलिए उनकी मौत हो रही थी। दूसरी तरफ यूके भी एक ऐसा देश रह जाता है जिसे छोटे रूप से गवर्नमेंट चला रही है, लेकिन बॉर्डर न होने के कारण अपने देश से भागे कई लोग यूके के बॉर्डर में आ जाते हैं, जिसके कारण पूरे देश में गवर्नमेंट को मिलिट्री तैनात करनी पड़ती है और इन बारी लोगों को पकड़कर जेल में डाला जाता है, क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं इन लोगों से कोई बीमारी देश में ना फैल जाए। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और हम मूवी के मेन कैरेक्टर थियो फेरोन को देखते हैं, जो कॉफी शॉप पर कॉफी लेने जाता है। वहाँ पर वो बेबी डिएगो की मौत की खबर सुनता है, जो दुनिया में जन्मा सबसे आखिरी और कम उम्र का लड़का था, जिसकी उम्र 18 साल थी और पूरा देश उसके मरने का शौक मना रहा था। यह हमें पता चलता है कि दुनिया में लगभग 18 साल से कोई भी बच्चा नहीं हुआ है। अब थियो वहाँ से कॉफी लेकर बाहर आ जाता है और उसके आने के तुरंत बाद उस शॉप में एक जोरदार धमाका हो जाता है, लेकिन थियो पर उसका कोई असर नहीं होता है। रोज की तरह आज भी थियो अपने घर से ऑफिस की तरफ निकला था। रास्ते में उसे कुछ गुंडे मिलते हैं जो थियो को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। वहाँ उसके मुंह पर काला कपड़ा बंधा हुआ होता है। तभी जूलियन आती है और थियो के मुंह से कपड़ा हटाते हुए बोलती है कि घबराओ मत, हमें तुमसे कुछ बातें करनी है और हाँ, इन सब के लिए सॉरी, क्योंकि पुलिस ने हमारी नाक में दम कर रखा है, इसलिए हमें तुम्हें इस तरह लाना पड़ा। फिर जूलियन थियो को छोड़कर अपने साथ बाहर ले जाती है और उससे बोलती है कि हमें तुम्हारी मदद चाहिए। दरअसल एक लड़की अप्रवासी है जिसे पुलिस से बचाकर समुद्र तट के उस पार ले जाना है और इसलिए मुझे पारगमन के दस्तावेज चाहिए। तुम्हारा जो चचेरा भाई है, गवर्नमेंट उसके म्यूजियम को पैसा देती है, वो हमारी मदद करेगा और इसके बदले में मैं तुम्हें 5000 पाउंड दे सकती हूँ और तुम्हें पैसों की जरूरत भी है। लेकिन थियो उसकी हेल्प करने से इनकार कर देता है, जिसके बाद जूलियन के लोग उसे फिर से काले कपड़े में कैद कर लेते हैं और उसे शहर के बीचों बीच ले जाकर छोड़ देते हैं। जाते जाते एक आदमी थियो को एक चिट देकर जाता है और उससे बोलता है कि अगर तुम्हारा इरादा बदला तो इसे सुरंग में चिपका देना, बाकी हम संभाल लेंगे। फिर इसके बाद थियो अपने चचेरे भाई नाइगल के पास पहुंचता है, जहां पर वो उससे जूलियन की कई बातों पर डिस्कस करता है और उससे झूठ बोलते हुए कहता है कि मैं एक लड़की से मिला हूँ, उसका एक भाई है जिसे वो करीब 5 साल से नहीं मिली है, उसकी तबीयत काफी खराब है और वो ज्यादा दिन तक जिंदा भी नहीं रहेगा। मैं तुमसे उम्मीद कर रहा था कि तुम हमें पारगमन के कागज दिलवा दोगे, मुझे माफ करना क्योंकि मुझे इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं मिला। अब नाइगल बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता क्योंकि इस मामले में सरकार बहुत सख्त है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा। फिर थियो जूलियन के एक आदमी से मिलता है जिसका नाम ल्यूक होता है और वो थियो को इस लड़की की एक फोटो देता है। थियो बोलता है कि उन दस्तावेजों के अनुसार मुझे उस लड़की के साथ जाना होगा। कुछ देर बाद थियो जूलियन से मिलता है, जहाँ जूलियन थियो को उस लड़की के पास ले जाती है जिसका नाम की होता है और वो एक कार में बैठी हुई थी। उसके साथ एक और लेडी मीरियम थी। फिर वो सभी लोग कार लेकर वहाँ से कैंटरब्यूरो की ओर रवाना हो जाते हैं, लेकिन रास्ते में उन लोगों पर कुछ लोग हमला बोल देते हैं, जिसके कारण वो लोग वहाँ से गाड़ी वापस घुमाने लगते हैं। लेकिन एक बाइक सवार आदमी जूलियन पर फायर कर देता है और गोली जूलियन की गर्दन पर लग जाती है, जिस वजह से जूलियन घायल हो जाती है और उसका खून बहने लगता है। अब ये फायर करने वाले लोग इलीगल काम कर रहे थे, इसलिए इन्हें देखकर 2 पुलिस वाले इनके पीछे लग जाते हैं और इनको रोक लेते हैं। वो इन सभी को गाड़ी से बाहर निकालने का सोचते हैं, लेकिन ल्यूक उन दोनों को शूट कर देता है और वो सभी वहाँ से भाग जाते हैं। आगे जाकर वो कार को रोकते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि जूलियन की मौत हो चुकी है, इसलिए वो उसे वहीं जंगल में छोड़कर चले जाते हैं। अब रात हो जाती है और ये लोग ल्यूक के दोस्त के घर रात बिताने का फैसला करते हैं। अब हम देखते हैं कि ल्यूक का दोस्त और थियो बाहर बातें कर रहे हैं। तभी वहाँ पर मरियम आ जाती है और थियो से कहती है कि तुम्हें की ने बुलाया है जो तुमसे बात करना चाहती है। अब थियो तुरंत की के पास पहुँचता है, जहाँ की उससे कहती है कि जूलियन ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया और उसने कहा है कि तुम ही एक आदमी हो जिस पर मैं आंख बंद करके भरोसा कर सकती हूँ, इसलिए तुम मुझे जुमारो नाम की नाव तक पहुँचाओगे। लेकिन थियो उसकी मदद करने से मना कर देता है और बोलता है कि मैं नहीं जानता यहाँ पर क्या चल रहा है। तभी की थियो के सामने अपने सारे कपड़े निकाल देती है, जिसे देखकर थियो की आंखें फटी रह जाती है, क्योंकि की प्रेग्नेंट थी और उसकी डिलीवरी में अब कुछ ही समय बाकी था। और फिर की और बाकी लोग फैसला करते हैं
कि की डिलीवरी यहीं पर होगी और जब वो बच्चा ठीक हो जाएगा तो उसे ह्यूमन प्रोजेक्ट के पास छोड़ दिया जाएगा। लेकिन आधी रात को थियो को ल्यूक पर शक हो जाता है और वो ल्यूक की बात सुन लेता है, जहाँ उसे पता चलता है कि जूलियन को इन लोगों ने ही मारा था और अब वो लोग की का बच्चा चाहते हैं। जिसके बाद थियो तुरंत दौड़कर की के पास जाता है और उसे सारी बात कहता है। जिसके बाद थियो की और मरियम के साथ वहाँ से भाग जाता है। फिर ये लोग थियो के दोस्त जेस्पर के घर जाकर रुकते हैं, जहाँ मरियम बताती है कि जुमारू नाम के मछुआरे का जहाज असल में एक अस्पताल रूसी जहाज है जो हमें ह्यूमन प्रोजेक्ट ले जाएगा। अगली सुबह ल्यूक और उसका आदमी थियो को ढूंढते ढूंढते वहाँ पर पहुँचने वाले होते हैं, लेकिन उनके आने से पहले ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं। थियो जेस्पर को भी अपने साथ चलने को बोलता है, लेकिन जेस्पर नहीं जाता। इसके बाद ल्यूक और उसके आदमी जेस्पर के घर पहुँच जाते हैं और उससे थियो का पता पूछते हैं, लेकिन जेस्पर उन्हें कुछ भी नहीं बताता। जवाब में ल्यूक उसे शूट कर देता है, जिससे जेस्पर की वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद इधर ये लोग जेस्पर के बताए हुए आदमी के पास पहुंचते हैं, जिसका नाम सीड होता है, जो कि जेस्पर का दोस्त है। अब सीड इन लोगों को वहां से ले जाता है। वहां पहुंचकर सीड इन लोगों से बोलता है कि जल्दी से उतरकर अप्रवासी लोगों के साथ अंदर चले जाना। वहां तुम्हें एक बंजारन औरत मारिका मिलेगी जो तुम्हारी रात रुकने की व्यवस्था कर देगी। और फिर सीड इन लोगों को बस में बैठाकर वहां से रवाना कर देता है। रास्ते में थियो मरियम से पूछता है कि जहाज कितने बजे आएगा। तब मरियम बोलती है कि वो करीब कल शाम तक पहुंच जाएगा। वो लोग हमेशा जूलियन से कांटेक्ट करते थे, मेरी उनसे कभी बात नहीं हुई। तभी अचानक से की गर्दन में दर्द होने लगता है, जिसके कारण वहाँ पर मौजूद सभी लोग की को देखने लगते हैं। लेकिन थियो सिचुएशन को संभाल लेता है और सबको अपनी जगह बैठने को बोल देता है। अब रात होते होते इन लोगों को मिलिट्री कैंप तक पहुंचाया जाता है, जहाँ पर और भी लोग थे जिन्हें बहुत मारा जा रहा था, क्योंकि ये लोग अप्रवासी होने का ढोंग कर रहे थे। इसलिए एक आदमी आता है और इन लोगों को धकेलकर बस से बाहर निकालने लगता है और वो मरियम को बस से नीचे उतार देता है और उसे दूसरी जगह पर शिफ्ट कर देता है। लेकिन ये दोनों यहीं पर रह जाते हैं और बस वहाँ से निकल जाती है। अब मरियम से बिछड़ने के कारण की बहुत रोने लगती है। कुछ देर बाद इन लोगों को और लोगों के साथ अंदर की तरफ डाला जाता है, जहाँ इन लोगों को मरिका मिलती है और फिर इन दोनों को अपने साथ घर ले जाने लगती है। इधर की हालत दर्द के कारण खराब होती जा रही थी और उसे अब दर्द सहन नहीं हो रहा था। मरिका इन दोनों को अपने घर ले जाकर एक कमरा दे देती है, जहाँ पर ये दोनों आराम करने लगते हैं। लेकिन की को बहुत ही दर्द हो रहा था और उसकी डिलीवरी का टाइम भी हो चुका था। वो दर्द से बहुत चिल्लाती है और वहीं पर सो जाती है। तभी उसे एहसास होता है कि अब उसकी डिलीवरी होने वाली है। तब वो ये बात थियो को बताती है और जवाब में थियो उसकी डिलीवरी करने लगता है और थोड़ी देर बाद वो उसकी ठीक तरह से डिलीवरी कर देता है। अगली सुबह मरिका का पति वहाँ आ जाता है और थियो से बोलता है कि कुछ घंटे पहले एक धमाके के कारण वहाँ की दीवार टूट गई और अप्रवासी लोग वहाँ से भाग निकले और फोर्स को पता चला है कि वो बम अप्रवासियों को भागने के लिए नहीं था। सिड को यह भी पता चलता है कि आर्मी इस जगह को उड़ाने वाली है, इसलिए उन लोगों को वहाँ से जल्द निकलना होगा। लेकिन तभी उस आदमी को शक हो जाता है कि की के पास कुछ है और वो उसे दिखाने को बोलता है, लेकिन की उसे दिखाने से मना कर देती है। अब उस आदमी के बहुत बोलने पर भी की उसे अपना बच्चा नहीं दिखाती है, जिसे देखकर वो आदमी चौंक जाता है और उनसे बोलता है कि उसे उठाओ, हमें निकलना है। लेकिन मरियम थियो से बोलती है कि इस बच्चे को इस आदमी से दूर ले जाओ, नहीं तो ये इसे मार डालेगा। अब वो लोग वहाँ से किसी तरह भाग जाते हैं और वो आदमी भी अब उनका पीछा करने लगता है। अब थियो उस पर अटैक करता है और उसे वहीं पर मार डालता है। अब वो लोग आगे जाते हैं जहाँ पर फायरिंग चल रही थी और इसी दौरान एक गोली थियो के पैर में आकर लग जाती है। थियो मरिका से बोलता है कि हमें एक नाव चाहिए, क्या तुम इसका इंतजाम कर सकती हो। मरिका बोलती है हाँ, और फिर वे उन्हें नाव तक ले जाने से पहले वो उसके दोस्त के घर पर ले जाती है, जहाँ एक आदमी मिलता है और थियो से कहता है कि हमारे पास एक नाव है और हमें 1 घंटे में निकलना होगा। और फिर वो सभी की को एक व्हील चेयर पर बैठा कर वहाँ से ले जाने लगते हैं। लेकिन आगे जाने के बाद ल्यूक और उसके बाकी दोस्त वहाँ पर आ जाते हैं, जो थियो को बहुत मारते हैं। फिर ल्यूक की को वहाँ से ले जाने लगता है और अपने साथियों से बोलता है कि मेरी जाने के बाद इन सभी लोगों को मार देना। तभी एक आदमी थियो पर गन तान देता है और उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन सामने से फायरिंग होने लगती है, जिसके कारण थियो और मरिका मौका पाकर वहाँ से भाग जाते हैं। अब थियो मरिका को वहीं पर छोड़कर फायरिंग से बचते हुए की को ढूंढने के लिए एक बिल्डिंग में घुस जाता है, जहाँ पर लाशों का ढेर लगा हुआ था। अब वो की को सारी बिल्डिंग्स में ढूंढने लगता है। तभी उसे एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है, जिसे फॉलो करते हुए वो की तक पहुँच जाता है। वहाँ जाकर वो देखता है कि की एक कोने में बैठकर रो रही थी और वहीं कुछ ही दूरी पर ल्यूक बैठकर फायरिंग कर रहा था, जिसको गोली लगी हुई थी। ल्यूक थियो से रोते हुए बोलता है कि जब मैं बच्चे को ऊपर लेकर आ रहा था तब मैं उसे देख रोने लग गया, क्योंकि मैं भूल गया था कि वो दिखते कैसे हैं। इसी बीच थियो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन ल्यूक उस पर गन तान देता है और उसे बोलता है कि अगर तुम यहाँ से गए तो मैं तुम्हें मार दूंगा, क्योंकि ये बच्चा मुझे चाहिए। तभी फायरिंग होने लगती है और इसी बीच वो दोनों वहाँ से भाग निकलते हैं। लेकिन बच्चे के रोने की आवाज सुनकर उस बिल्डिंग
बिल्डिंग में मौजूद सभी आम लोग इन्हें देखकर रोने लगते हैं और की के बच्चे के सामने हाथ जोड़ने लगते हैं, क्योंकि इतने सालों बाद किसी औरत को बच्चा होना सच में एक चमत्कार था। थियो वहाँ से की को ले जाने लगता है, लेकिन रास्ते में सभी लोग की से कुछ बातें करना चाहते थे और वो सोच रहे थे कि हो सकता है कि यही वो बच्चा हो जो इन सब को रोक सके। फिर वो दोनों बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर मिलिट्री के लोग उस बच्चे को देखकर फायरिंग रोक देते हैं और उनके सामने घुटनों के बल बैठ जाते हैं। लेकिन कुछ देर बाद वहाँ पर फिर से फायरिंग शुरू हो जाती है, जिसके कारण थियो की और उसके बच्चे को जल्दी से वहाँ से ले जाने लगता है। आगे उन्हें मरिका मिलती है जो उन्हें नाव तक ले जाती है। नाव के पास पहुँचने के बाद थियो और की उसमें बैठकर रवाना हो जाते हैं। थियो मरिका को भी अपने साथ चलने को बोलता है, लेकिन मरिका राजी नहीं होती और उन दोनों को ह्यूमन प्रोजेक्ट के लिए रवाना कर देती है। अब थोड़ी देर बाद वो लोग सुरंग से बाहर निकलते हैं, जहाँ उन्हें एक जहाज उनकी तरफ आता हुआ दिखाई देता है। नाव में बहुत खून बह रहा था, जिसे देखकर की डरते हुए बोलती है कि मेरा बहुत खून निकल रहा है, लेकिन थियो उसे समझाते हुए बोलता है कि घबराओ मत, ये खून मेरा है, मुझे गोली लगी हुई है, लेकिन फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। लेकिन थोड़ी देर बाद थियो वहीं पर सो जाता है, जिसे देखकर की समझ जाती है कि थियो की मौत हो चुकी है। तभी वहाँ पर जहाज आ जाता है जिस पर कुछ लोग सवार थे और वो की और उस बच्चे को रेस्क्यू कर लेते हैं और इसी सीन के साथ मूवी खत्म हो जाती है। तो ये कहानी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।